नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था तथा अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ एक लाइन के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे तथा उनकी विस्तृत व्याख्या का भी अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो प्रश्न हमारा बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें मांग का नियम असफल हो जाता, उस पर हमको चर्चा करनी है, उस पर हमको बात करनी है। तो याद रखिए, मांग का नियम हमें क्या कहलाता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मांग का नियम कहलाता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। एंड जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये आपका डिमांड लॉ है। तो ये डिमांड लॉ कब काम नहीं करेगा? तो जब आपके पास स्तरीय वस्तुएं होंगी या गौण वस्तुएं होंगी तो ये नियम काम नहीं करेगा। जैसे आप देखिएगा, जो आपके पास वस्तुएं होती हैं, जो साज सज्जा यानी जो आपको दिखावटी सामान होता है, उसमें प्राइस बढ़ता है। ठीक है, प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे आप डायमंड को ले लो, ठीक है, आप डायमंड पे देखोगे उसका जितना रेट बढ़ता है, लोग उसकी डिमांड इसलिए ज्यादा बढ़ाते हैं कि वो शान शौकत दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कितने रिच हैं। कार में आप देख लीजिए, जब किसी कार का दाम ज्यादा बढ़ता है तो उस कार का दाम बढ़ने का तात्पर्य यही होता है कि लोग दिखाना, ये कार चलने के लिए नहीं खरीदते, वो दिखाने के लिए खरीदते। तो दिखावटी वस्तुओं के संदर्भ में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, निकृष्ट कोट की वस्तुओं के संदर्भ में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ये आपकी जो होती है, इन परिस्थितियों में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो ये आपका हुआ स्तरीय वस्तुएं तथा गौण वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व एक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यानी जो उत्पादन के साधन है, कौन कौन से साधन है? आपके उत्पादन के साधन भूमि है, उत्पादन के साधन पूंजी है, उत्पादन के साधन श्रम है, उत्पादन के साधन आपके पास भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये सारे साधन है। तो इसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व कब होगा? जब अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, इसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानते हैं। और वहां पर उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो सब निजी हाथों पर है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, सरकार के पास होता है। तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों के पास सारा अधिकार होता है और समाजवादी में गवर्नमेंट के पास होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है? अभी मैंने दो व्यवस्थाएं आपके साथ डिस्कस किया। एक आपकी व्यवस्था होती है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें सभी आपके पास किसके पास होता है, वो संसाधन निजी क्षेत्र में होता है। दूसरी आपकी अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी, जिसमें किसके पास होती है सारी पावर, सरकार के पास। भारत में दोनों है। कुछ जगह पर आप समाजवादी देख सकते हैं, कुछ जगह पर आप पूंजीवादी देख सकते हैं। इसलिए भारत में मिक्स्ड है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका ये करेक्ट आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाउ अगला प्रश्न आपका देखते हैं, कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ठीक, नेशनलाइज बैंक मैंने बताया था दो इरा में भारत सरकार ने किया था। इसलिए किया था ताकि समाजवादी जो राज्य है उसके कॉन्सेप्ट को पूरा कर सके हम लोग। ठीक है, तो समाजवाद जो राष्ट्रीयकृत बैंक ऑफ बैंकों को नेशनलाइज किया था, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया था। दो फेज हुए थे 1969 एंड 80 में। तो इसमें क्या है, तो आपका जो भारतीय स्टेट बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। नाउ अगला प्रश्न है, जॉन मेनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों, यानी कीन्सियन इकोनॉमिस्ट, आपने देखा कीन्सियन एज चला, और समष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में कीन्स की देन है। कीन्स ने ही जब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से अमेरिका में जो महान मंदी पड़ी थी उसको
डिफाइन किया, उससे अर्थव्यवस्था को निकाला, तो वहीं से आया आपका क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। आप 1930 की मंदी के लिए हमारे चैनल में आप जाइए, या ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई पड़ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके 1930 की भीषण मंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो कीन्सियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं आर्थिक सिद्धांत किस देश से है, तो जो आपके पास जो कीन्स थे बाद में अमेरिका में चले गए, पहले ये इंग्लैंड से थे। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना होगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं। टैक्स आधार को मान लीजिए हमने टैक्स आधार ले लिया इनकम। यदि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, सपोज दैट यदि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है और उसके परिणाम स्वरूप अगर टैक्स बढ़ जाए इनकम बढ़ने के, तो इस प्रकार के टैक्स को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। आपसे मैंने बताया कि यदि कर का आधार बढ़ता जाए तो कर की दर भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहां पर इनकम है, कर का आधार ये बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ रहा है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जनवरी 2020 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य हो गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 189 मेंबर्स इसमें हो चुके थे। ओके, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, जरूर याद रखिए। नाउ आपका डैश डैश वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तर पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है, सही उत्तर है। तो बाजार मांग को आप देख लीजिए, तो बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है, तो यानी यहां पे बाजार मांग वक्र ही सही आंसर है। नाउ सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर कितने प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है। अग्रिम कर का मतलब होता है, मान लीजिए आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, कोई जॉब में है, तो आपको टैक्स लाइबिलिटीज बनती है, तो आप ये नहीं कहोगे कि हम साल के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में देंगे, नहीं, आपको हर महीने अपनी आय में से कुछ पार्ट कर के रूप में सरकार को जमा करते रहना होगा, इसी को अग्रिम कर कहते हैं। तो 15 जून तक अग्रिम कर कितने प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है, तो इसमें आंसर है 15% आपको अग्रिम कर भुगतान करने की आवश्यकता होगी। नाउ अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, प्रेमचंद्र राय, इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होते हैं, ओनली सेलर्स होता है, उसे एकाधिकार को आप क्या कहते हैं, तो आपका क्या होता है, केवल विक्रेता होता, उस क्या होता, विक्रेता अधिकार कहा जाएगा, यानी एक विक्रेता आपका होता है। ठीक है, नाउ बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली कंपनी जो हमारी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपकी पहली कंपनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर ज्यादा जोर देता है, आपूर्ति पक्ष यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या करते थे, पूर्ति पक्ष पर ध्यान देते थे, जबकि कीन्सियन इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने डिमांड पक्ष की बात किया। तो ये किस पे जोर देता है, प्रोड्यूसर को प्रमोट करने पे ज्यादा जोर देता है, निर्माता को प्रोड्यूस करने पे ज्यादा जोर देता है। तो ये थे
आज हम 28 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। हमें उम्मीद है कि इससे आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। आगे के वीडियो में अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सो मच थैंक यू।